हेलो गाइस, दिस इज योर एपिक सर और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। सो धीरे धीरे हम पिछले चैप्टर हमने जाना था, एक बेसिक आइडिया लिया था लोग कहाँ रहते थे, लोग क्या करते थे। और उसमें बेसिकली हमें देखा था कि गैदरर्स कहाँ रहते थे, हंटर्स कहाँ रहते थे, फिर क्रॉप प्रोडक्शन और जो आपका फार्मिंग है वो कहाँ डेवलप हुआ, सिटीज़ कहाँ पहले फ्लरिश हुई, फिर उसके बाद कहाँ पे किंगडम, सबसे पहला किंगडम कहाँ बना। सो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। आज हम इसमें देखेंगे कि जो हंटर्स और गैदरर थे उनकी कहानी हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने प्रोग्रेस करी, बिकॉज यहीं से शुरू होता है सब कुछ। तो एक स्टोरी फॉर्मेट में ये हमारा जो सीरीज है वो चलती जाएगी और धीरे धीरे आप समझ भी जाएंगे बेहतर तरीके से कि क्या हो रहा है। तो ये है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। सो इसमें एक तुषार की ट्रेन जर्नी से लिया गया है कि तुषार एक ट्रेन में बैठा हुआ था और उसको विंडो सीट मिली हुई थी और वो विंडो साइड देख रहा था। सो उसके फिर बगल में जो चाचा थे वो उसको बोलते हैं कि तुम्हें पता है ट्रेन जो है वो 150 साल पहले ही शुरू हुई है और बसेस वगैरह भी कुछ डेकेड्स 10-20 साल 40-50 साल पहले ही शुरू हुई है। और तो उसके मन में ख्याल आया कि हम पहले लोग कैसे ट्रेवल करते थे और अगर वो ट्रेवल नहीं करते थे तो क्या वो एक ही जगह पे रहते थे। तो इस चीज को हम इस चैप्टर में जानेंगे कि क्या होता था क्या नहीं होता था। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वेयर दे ऑन द मूव। सो एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल क्यों करते थे, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी इसको डिस्कस किया था। तो इसमें भी हम इसको देखेंगे ऐसा क्यों करते थे। तो बेसिकली इसमें 4 रीजन दिए गए हैं। उससे पहले भी हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter gatherer. तो जो भी 2 मिलियन साल मिलियन ईयर अगो पहले जो लोग रहते थे उनको लोग हंटर गैदरर बोलते थे, क्योंकि हंटर सोच थे ये अगर उनको जीना है तो हंट ही करना पड़ेगा। उनको इतना अभी नॉलेज है नहीं खाना बनाने की, इन सब चीज़ों की। तो वो उनको हंटर गैदरर नाम दिया गया कि जो भी वो अगर बाई चांस कोई हंट किया, उनको उन्होंने खाना खा लिया, फिर उन्होंने कुछ चीज़ उनको ग्रुप में बचा ली, तो वो गैदरर्स भी बोला गया उनको। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered food, fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, and eggs. हम आगे चलते हैं। Hunter gatherer move from place to place. There are many reasons for this. तो कई रीजन हो सकते हैं। अब जैसे कि एक जगह पे वो रह रहे हैं तो वो धीरे धीरे वहाँ पे वो जो पेड़ पौधे हैं उनका वो खाना भी खाते जाएंगे, वहां से वो जानवरों को भी मार मार के खा लेंगे। तो धीरे धीरे वहां पे क्या है, कमी होगी, स्कार्सिटी होगी चीज़ों की। फिर उनको एक रीज़न ये भी है कि ड्यू टू स्कार्सिटी उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करना पड़ा ताकि वो स्कार्सिटी को पूरा कर पाए। दूसरा जो है, एनिमल्स जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे। क्यों करते थे? इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ प्रे। और इस कारण वजह से वो एनिमल्स को फॉलो करते थे, हंटर गैदरर। तो ये दूसरा कारण है कि वो क्यों ट्रेवल करते थे। तीसरा कारण ये है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं उनकी अलग अलग वैरायटी होती है। वो अलग अलग वैरायटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को बियर करता है अलग अलग डिफरेंट सीजन्स में। तो तीसरा रीजन ये हो सकता है कि अलग अलग जहाँ प्लांट्स अलग अलग फ्रूट्स और फूड को करता था बियर, फ्रूट्स को बियर करता था, वहां पे अलग अलग लोग ट्रेवल करते थे अलग अलग जगह पे जाने के लिए। चौथा ये है कि एक क्या होता है, जैसे कुछ रिवर्स होती है पेरेनियल। पेरेनियल क्या होती है भाई? पेरेनियल होती है जो पूरे सालों साल बहती हैं, और कुछ रिवर्स होती हैं सीजनल। तो ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी भी हो सकता है कि लोग ट्रेवल करते थे। जैसे कि हम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि नर्मदा की साइड लोग रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि नर्मदा जो पानी है वो पेरेनियल रिवर है, वहाँ पे सालों साल रिवर रहता था। पर सीजन जो ड्राई सीजन होते थे उसमें पानी की कमी भी हो सकती है, इस कारण से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। तो बेसिकली हमने 4 रीजन देखे कि क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। अब हम आगे आते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब हमें इनके बारे में कैसे पता चला? एक सिंपल सा, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको एक्सकवेट किया, आर्टिफैक्ट्स जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स और जो भी इनके पीछे फाइंडिंग्स मिली उनको उन्होंने देखा, जिनसे हमें इन लोगों के बारे में पता चला। कुछ यहाँ पे हमें टूल्स मिले, जैसे कि इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन,
wood and bone of which stone tools have survived best. उन्होंने कुछ टूल्स बनाए होंगे वुड्स के, स्टोन के, और उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया। और स्टोन टूल्स सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, अभी भी सुरक्षित होंगे, क्योंकि वुड टूल्स तो डीके करे होंगे समय के साथ साथ। Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark and hides, chop fruits and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spear and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make hunts and tools. ये आप देख सकते हैं। यूज किस लिए किए जाते हैं कुछ चीज को, अगर हमें काटना है, डिक करना है, किसी चीज को, एनिमल अगर स्किन उन्होंने उतारी है तो उसको भी अगर वो बुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काम आ सकता है। हम थोड़ा आगे चलते हैं। चूजिंग अ प्लेस टू लिव, तो मेनली अब हमें, आपको कहीं रहना है तो आप सूटेबल जगह चूज करोगे ना, कि एयरपोर्ट पास में हो, पानी की सुविधा कैसी है, साफ सफाई है कि नहीं। तो ये अलग अलग तरह के आप क्राइटेरिया होते हैं जिनको आप देखते हैं कहाँ कहाँ रहेंगे आप। ऐसे ही पहले भी लोग इन चीज़ों को फॉलो अप करते थे कि हमें कहाँ रहना चाहिए, और इसी वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उनको स्टडी करें, क्योंकि वो जगह हमें बताती हैं कि उन्होंने उस जगह को क्यों चूज किया वहाँ रहने के लिए। सो जैसे कि हम देखते हैं, लुक एट द मैप टू बिलो, तो यहाँ पे कई सारे आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे। और अगर आप यहाँ देखें, पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको पैलियोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स, मेगालिथिक साइट्स और अर्ली विलेज। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सब क्या होता था। वेट अ मिनट, वेट अ सेकेंड, मैं बस कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, और मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। हाँ, यहाँ इस पेन को यूज करते हैं। सो तो बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाता है। मैं इसको यूज कर लेता हूँ, इसको यूज कर लेता हूँ, इसको पतला कर देता हूँ और लाल यूज कर लेते हैं। हाँ, ये है। ये दिखता है क्या? दिखता ही नहीं। हाँ, सो पैलियोलिथिक साइट्स। अब पैलियोलिथिक साइट्स क्या होती थी? जो भी साइट्स हैं, आप ऐसे मान लीजिए 2 मिलियन ईयर अगो से 12,000 साल पहले तक जो भी टाइम एरा है, हम उसको पैलियोलिथिक साइट्स में, पैलियोलिथिक एज में मानते हैं। नियोलिथिक क्या होती है? नियोलिथिक से पहले मेगालिथिक्स पढ़ लेते हैं। मेगालिथ्स क्या होते हैं? मेगालिथ्स जो भी हैं आपके 12,000 साल पहले से 10,000 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको मेगालिथिक एज बोलते हैं। न्यूलिथिक साइट्स कैसे बोल रहे हैं यहाँ पे? जो भी न्यूलिथिक एज है उसको हम बोलते हैं 10,000 साल पहले से, जो अब समय है 10,000 साल समय के बाद में, उसको हम न्यूलिथिक साइट्स बोलते हैं। तो इनका ये अलग अलग डेफिनेशन था। पैलियोलिथिक सबसे पुरानी हो गई, उसके बाद नियोलिथिक है, उसके बाद सॉरी मेगालिथ्स हैं, उसके बाद नियोलिथिक है। तो पैलियोलिथिक एज सबसे पहले, फिर आता है मेगालिथ एज, फिर आता है नियोलिथिक एज। तो ऐसी ही डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं। तो सबसे पुरानी पैलियोलिथिक साइट्स हैं। अब पैलियोलिथिक साइट्स में ये रेड से मार्क्ड है, रेड ट्राइंगल से। तो भीमबेटका केव्स में आपको दिखता है कि हंटर गैदरर्स यहाँ रहते थे, हंगसी में, कुरनूल केव्स में। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पहले से ही पानी जो पेरेनियल रिवर से वो फ्लो है। तो एक उनका ही चूज था। मेगालिथ साइट्स कौन सी हैं? ये हरे जो सर्कल हैं उनसे वो मार्क्ड हैं। न्यूलिथिक साइट्स, यहाँ पे भी लोग रहा करते थे। जो जो फार्मिंग डेवलप हुई वो न्यूलिथिक में आप कह सकते हैं अच्छी तरह डेवलप हुई। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ बोल लिया है, मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स। इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. सो एक स्टोन की वजह भी हो सकती है कि लोग जहाँ पे भी ट्रेवल करते थे तो अच्छे स्टोन की क्वालिटी हो, ताकि उनको जो भी अपना दिनचर्या है वो इजीली
हो जाए। Bhimbetka in present day Madhya Pradesh is an old site with caves and rock shelters. People choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat, and wind. These rock shelters are close to the Narmada Valley. नर्मदा वैली से क्यों क्लोज थे? सिंपल, पानी का वही सिंपल सा रीजन है। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, एक सिंपल सी रॉक पेंटिंग है, इसमें आपको दिख रहा होगा कैसे वो एक जानवर का हंट कर रहे हैं। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the wall. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. अब जैसे कि ये केव्स हैं, अब केव्स हैं तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ये पेंटिंग्स हैं, कुछ ये पेंटिंग्स हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट इनको भी देख के हिस्ट्री का पता लगाते हैं कि अच्छा उन्होंने ऐसे भी रहा था। तो हम ये भी बता सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो आर्टिस्ट भी थे, एक तरह से फ्यूचर को देखते थे कि हाँ हमें डिजाइन भी करना है, इमेजिनेशन को अपनी वो रखते थे किस पे, वॉल्स पे, केव्स पे, जो भी उनको मिलता था, जैसे भी कलर्स थे। और उनको इतनी नॉलेज थी कि उन्होंने ऐसे इंक यूज करी कि वो सालों साल तक दिखे रहे, मिटे नहीं। आगे देखते हैं। साइट्स आर द प्लेस विच द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल, स्पॉट, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा ऑफ हर्ट। साइट्स वही जगह, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की चीजें, फाइंडिंग्स जो है वो मिले, तो उसी को साइट्स बोला जाता है। फाइंड फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2। तो कुरनूल केव्स जो हैं वो नीचे साउथ की साइड हमें मैप में दिखती हैं। ट्रेसेस, जैसे कि अगर मैं आपको बनाऊं, ये आपका इंडिया का पोर्शन है, तो कुरनूल केव्स यहाँ पे आपको मिलता है, और इसमें हमें पता चलता है ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर, दिस सजेस्ट दैट पीपल ऑफ फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो यहाँ पे लोग फायर के यूजेस से फैमिलियर थे। धीरे धीरे ये देखा गया है, फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। ओके, हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। वेट अ मिनट। हाँ, जैसे वो वही पेलोलिथिक का यहाँ पे बताया गया है और ढंग से कि आर्कियोलॉजिस्ट जो भी बताते थे, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। तो अर्लीस्ट पीरियड जो हमने आप पहले डिस्कस कर लिया है, पेलोलिथिक एज कहा गया है उसको, जो कि ग्रीक वर्ड पेलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। तो ओल्ड स्टोन एज हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंडिंग स्टोन, द पेलोलिथिक पीरियड एक्सटेंड 2 मिलियन ईयर्स अगो to about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into lower, middle and upper Paleolithic age, क्योंकि बहुत बड़ा साल है, 2 मिलियन साल से 12,000 साल पहले, तो काफी लंबा टाइम पीरियड है, तो उसको 3 भागों में बांटा गया, लोअर, मिडल एंड अपर Paleolithic age. This long span of time covers 99% of human history. 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो इसमें कवर्ड है। वेरी नाइस। और इससे आगे जो 12,000 साल से 10,000 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम मेसोलिथिक एज बोलते हैं, मिडिल स्टोन एज। और यहाँ पे जो स्टोन टूल्स मिलते थे वो जनरली छोटे होते थे और उनको हम माइक्रोलिथ्स बोलते थे। Microliths were probably stuck on the handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles. At the same time, older varieties of tools continue to be used in use. और अगली जो स्टेज है 10,000 साल के बाद की, उसको हम न्यूलिथिक एज, न्यू एज बोलते हैं। ओके, हम थोड़ा आगे चलते हैं। मैं दोस्तों कोशिश करता हूँ कि हर चैप्टर की वीडियो मेनली 20 मिनट्स में कवर्ड हो जाए, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा फिर एक छोटी वीडियो भी होती है और डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाए, मेरा बस यही एक मिशन है। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, इसमें हमें बताया गया है कि 12,000 साल के बाद जो कि आइस मेल्ट होने लगी, एक गर्मी बढ़ने लगी धरती पर, जिससे क्या हुआ कि न्यू ग्रासलैंड डेवलप हुए, एनिमल्स अलग अलग और एनिमल जो है वो और बढ़े, कई सारे डियर्स हुए, कई सारे फूड, जो आपके फ्रूट्स हैं, जो आपके ट्रीज हैं, और आपके जो अलग अलग जगह पे हमने ये भी देखा कि गर्मी के कारण वीट और बाले अपने आप ही नेचुरली ग्रो होने लग गए, जिस कारण जो भी हंटर्स और गैदरर्स थे और जो भी लोग थे जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज थी, उन्होंने उनको देखा और समझा कि ऐसे ऐसे क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होती है, फार्मिंग कैसे होती है, उनको भी उन्होंने समझा। सो उसी के बारे में ये है, अराउंड 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world with a shift to a relatively warm condition.
In many areas, this led to the development of grassland. This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goats, sheep, and cattle. Animals that survived on grass, those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and helped breeding session. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. So आगे हम बढ़ते हैं the beginning of farming and herding. सो अब आप धीरे धीरे एक स्टोरी लाइन को देख पा रहे होंगे। पहले हंटर गैदर्स थे, धीरे धीरे फिर वर्म कंडीशंस आई, उनको थोड़ा समझ आई, उन्होंने थोड़ा प्रोग्रेस करा और एवोल्यूशन हुआ ह्यूमंस में। तो वो जो हंटर गैदर थे धीरे धीरे वो डेवलप हुए और उनको फार्मिंग और हर्डिंग की नॉलेज बढ़ने लगी। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसी समय क्या हुआ, धीरे धीरे वीट बाले राइस धीरे धीरे ग्रो होने लगी नेचुरली डिफरेंट प्लेसेस में। और उन्होंने सबको कलेक्ट किया, उन्होंने समझा कि कैसे क्या होता है। पीपल could also attract and then tame animals by leaving food for them near the shelter. अब वो लोग समझ गए कि एनिमल्स को हम पाल भी सकते हैं, उनको अलग अलग जगह से हम लाके थोड़ा थोड़ा उनको बेट दे के उनको हम पाल सकते हैं, वो हमारे यूज आ सकते हैं ताकि वो एक तरह से डिफेंसिव भी हो। कोई हमारे दूसरे एनिमल अटैक करे तो वो उसके खिलाफ हम यूज कर सके, उनको हम यूज कर सकते हैं। और जैसे गाय भैंस होती है उनका हम दूध पीते हैं, बकरी का भी दूध पीते हैं। तो उनके धीरे धीरे चीज़ें डेवलप करके उन्होंने ये भी समझा, उनका वूल वगैरह उनसे भी यूज करा गया। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass. Often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they become herders. नेचुरल सी बात है, जो वेजिटेरियन क्या कहते हैं उसको, हर्बीवोरस एनिमल्स होते थे उनको वो यूज़ करते थे बिकॉज उनकी ज़्यादा ऐसी नीड नहीं होती थी, वो ग्रास खाती थी और जिसके कारण वो उनके काम आ जाते थे। और सबसे पहला जो एनिमल था वो डॉग का एक एंसेस्टर माना गया है कि उस वो सबसे पहले पाला गया था। और सिंपल सी बात भी है कि वो डॉग उनका नेचर बहुत इजी होता है और पालने में काफ़ी आसान होते हैं। डोमेस्टिकेशन ये प्रोसेस होता है जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, एनिमल्स की हर्डिंग करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स जो होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं, उनको टेम करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनको पालते हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो उस जो प्रोसेस को हम डोमेस्टिकेशन नाम दिया गया है। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। और ये थोड़ा हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। Domestication was gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plants and animals produced that we use as food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animals include sheep and goat. थोड़ा आगे चलते हैं। A new way of life. अब यहाँ पे एक नया जीने का नज़रिया देखेंगे हम। If you प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक सम टाइम टू ग्रो। कुछ समय लग सकता है उसको, वीक्स, मंथ, साल भी लग सकते हैं। सो इससे कारण अब आप यहाँ से समझना भी शुरू करेंगे कि जब लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन शुरू करी, जब उन्होंने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया तो प्लांट्स टाइम लेते थे ग्रो करने में, जिसके कारण लोगों को वहाँ पे रहना पड़ा। एक उनके लिए नेचुरल सी टेंडेंसी हो गई कि हमें अब वहीं पे रहना है, तो उसी कारण की वजह से उन्होंने अपना परमानेंट स्टेटस वहीं पे रखा। और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then grain has to be used. ये देखा गया। अब ग्रेन किस किस रूप में यूज किया जा सकता है? एज सीड्स, एट फूड, एज गिफ्ट्स, स्टोर्ड फॉर फूड, ऐसे अलग अलग यूज है इसके। A grain had to be stored for both food and seed. People had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or wood basket. Wait a second, guys.